आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, कवि, गद्यकार और अनुवादक अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की 14वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सितंबर माह की शुरुआत है। सितंबर की पहली तारीख शुक्रवार। मित्रों, आज की इस 14वीं कड़ी में हमारे साथ कवि, गद्यकार और अनुवादक राजा होलकुंदे जी जुड़ रहे हैं। वे इन दिनों पुणे में रह रहे हैं। मित्रों, वे खास तौर से अनामिका जी के काव्य लोक पर अपनी बात रखेंगे। कवि हैं और अनुवादक भी। जैसा कि मैंने कहा, तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कविता संग्रह अनामिका जी का टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 की कविताओं का राजा होलकुंदे ने मराठी में अनुवाद भी किया है। तो इस संग्रह से कुछ एक कविताओं का वे पाठ भी करेंगे, मराठी में अनुदित। मैं उनके साथ उनसे संगत करते हुए उन हिंदी कविताओं का पाठ करूंगा। मित्रों, राजा होलकुंदे जी निरंतर अपने लेखन कर्म के अतिरिक्त अनुवाद से भी जुड़े हुए हैं। पूर्व में भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 2 मोनोग्राफों का उन्होंने मराठी में अनुवाद किया है, जिनमें से एक अंग्रेजी से मराठी में और दूसरी कृति हिंदी से मराठी में। हिंदी के चर्चित कवि कुमार अंबुज की 111 कविताएं नाम से जो संग्रह आया था वाणी प्रकाशन से, जो उनकी सीरीज है, तो उन कविताओं का भी हमारे आज के वक्ता ने मराठी में अनुवाद किया है। तो आइए हम उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार राजा होलकुंदे जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। अपनी बात रखने से पहले मैं अर्पण कुमार जी एवं जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अनामिका पर एकाग्र इस कड़ी में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी संयोजक और सभी सुनने वालों के लिए प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पिछली कई कड़ियों में हिंदी के बहुत सारे जाने माने महानवर ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अनामिका जी पर अनेक विधाओं पे की है। कुछ कड़ियों को सुनने का मौका अर्पण कुमार जी ने हमें उपलब्ध कराया था। आज मैं आपके सामने सिर्फ टोकरी में दिगंत इस कविता संग्रह पर कुछ बातें करूंगा। इस कविता संग्रह को 2020 में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी ने इस संग्रह का मराठी भाषा में अनुवाद करने का अवसर भी मुझे दिया। उनके प्रति भी इसी वक्त मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अगर वो मौका मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। इस संग्रह को पढ़ने से पहले मैंने अनामिका जी की कई कविताएं हिंदी की कई पत्रिकाओं में पढ़ चुका था। उनका उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा भी पढ़ा था, मगर उनके संग्रह का अनुवाद करने का अवसर मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं था। बात यह है कि जब भी मैं अनामिका जी की कविताएं पढ़ता था, कुछ अलग किस्म की संवेदना को महसूस करता था। इसके पहले मैंने कात्यायनी, सविता सिंह, गगन गिल, निर्मला गर्ग, तेजी ग्रोवर, क्षमा कौल, अनीता वर्मा, नीलेश रघुवंशी आदि की कविताएं पढ़ चुका था और कभी कभी अब भी पढ़ता हूं।
या यूं कहा जाए कि सभी की कविता की प्रकृति अलग अलग है, उनका कंटेंट अलग है, उनके बिंब अलग है, उनका आशय अलग है, उनका रूप अलग है, सब अलग है। विगत 25 सालों से अनामिका जी की रचना यात्रा जारी है। 90 के दशक से आज के समय तक अनामिका जी की लेखनी अविचलित भाव से निरंतर उम्मीदों का एक वैकल्पिक संसार रचती आ रही है। इस वैकल्पिक संसार में बुद्ध की करुणा है और सूफियों का प्रेम भी है। अनामी जी की कविता का आकलन करते हुए कहीं मैंने पढ़ा था किसी अंक में, अवधेश प्रधान जी ने कहा था, आमतौर पर अनामिका जी की कविता गुस्से में नहीं आती, शांति और करुणा, ममता और सहानुभूति उसके स्वभाव में है। ऐसी ही मनोभूमि से करुणा के साथ सात्विक अभिशाप की वाणी फूटती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि टोकरी में दिगंत 2014 के मराठी अनुवाद के बारे में, कि इसके पहले बुद्ध के विचारों से थेरी गाथा एवं थेर गाथा से पहले से ही मुझे काफी लगाव था, अभी भी है। बुद्ध की ममता, करुणा, प्रज्ञाशील और मानवता आदि के बारे में उनके विचारों से मेरी मनोभूमि हमेशा ही प्रदीप्त रही है। इस संग्रह में 3 अंक है, पूर्ववाक को छोड़ के 3 अंक है। पहला है थेरियों की बस्ती, दूसरा अंक है यह मुजफ्फरपुर नगरी है सखियों, तीसरा अंक है चलो दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। ये थेरी गाथा की जो कविताएं हैं, इन कविताओं में थेरियों की तो कविताएं है ही, मगर उसके पहले आज के दौर में जो वर्तमान स्थिति है उनको लेकर भी उन्होंने इन थेरी गाथाओं का एक रूपक की तरह, मेटाफर की तरह यूज करके बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। कुछ कविताओं का पाठ मैं आपके सामने करूंगा जो मैंने मराठी में अनुदित की है। जो हिंदी की कविताएं हैं वो अर्पण कुमार जी पढ़ेंगे, मैं मराठी की कविताएं पढ़ता हूँ। शायद आप लोगों को मराठी कुछ लोगों को समझ में आए या कुछ लोगों को आएगी नहीं। इससे जी पहले कि जी मैं जो मैं जो बातें अभी आपसे हिंदी में कर रहा हूँ, हिंदी तो मेरी रोजमर्रा की भाषा नहीं है, फिर भी जैसा मुझे आएगी भाषा वैसे मैं बात करूंगा। इसके लिए आप सभी को मुझे माफ करना पड़ेगा। मैं पहली कविता मैं मराठी में पढ़ूं या आप हिंदी में पढ़ेंगे? राजा जी, ऐसा हाँ जी। करते हैं कि पहले मैं हिंदी हाँ में पढ़ता हूं, फिर आप उसका हाँ, आप अनुवाद बाद पढ़ूंगा। में हाँ अनुवाद पढ़िएगा। हाँ जी जी, हाँ जी। जी पढ़ता हूं। इत्य हाँ। जी मित्रों, जैसा कि राजा होलकुंदे जी ने बात की, जिस तरह की बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से इस संग्रह से, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 संग्रह से अंकवार हम लोग कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। तो पहले अंक में थेरियों की बस्ती से 2 कविताएं पढ़ते हैं। एक कविता है, पहली कविता उसमें है इतिहास। आज का जो आपने कार्ड देखा है आज के कार्यक्रम का, उसमें से जो पंक्तियां ली गई हैं उसमें तो इसी कविता से ली गई हैं, इतिहास से पढ़ता हूं। बूढ़ी पटरानी की तरह एक दुख बैठा है मुझ में, बूढ़ी पटरानी की तरह एक दुख बैठा है मुझ में, वह अपने दरवाजे नहीं खोलती, गुमसुम ही सुन्न महल में बैठा रहता, कभी कुछ किसी से नहीं बोलता, नई नवेली सब तकलीफें उसका करती हैं लिहाज,
रुख ही नहीं करती उसके उस कोप भवन का, रुख ही नहीं करती उसके उस कोप भवन का, आपस में ही उलझी रहती हैं, खेलती रहती हैं घुमरी परैया। कभी कभी वह पुरातन दुख ही आ जाता है खिड़की पर, कभी कभी वह पुरातन दुख ही आ जाता है खिड़की पर। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे नहीं, कहानी यहीं से शुरू होती है, अपने इस लोकतंत्र की, कि गई हुई चीजें कभी नहीं जाती, कि गई हुई चीजें कभी नहीं जाती, ओझल हो जाती हैं, ओझल हो जाती हैं गिरती दीवारों के पार कहीं, गिरती दीवारों के पार कहीं। धूल का दुपट्टा लपेटे यूं ही कहीं ऊंघ जाती हैं यादें एक पूरी कौम की। धूल का दुपट्टा लपेटे यूं ही कहीं ऊंघ जाती हैं यादें एक पूरी कौम की। तो मित्रों, यह कविता इतिहास, इसका अनुवाद सुने राजा होलकुंदे जी से। जी हाँ। इस कविता का शीर्षक इतिहास ही है। मैं मराठी में पढ़ रहा हूं। इतिहास। एक दुःख दडलंय माझ्या आत, एक दुःख दडलंय माझ्या आत, ते स्वतःची दारं उघडत नाही. शांतपणे निर्जीव महालात बसून राहतंय. एक दुःख दडलंय म्हाताऱ्या पट्टराणी सारखं, एक दुःख दडलंय माझ्या आत, ते स्वतःची दारं उघडत नाही. शांतपणे निर्जीव महालात बसून राहतंय, कधीच काही कुणाशी बोलत नाही. नवनव्या सगळ्या यातना ज्याच्यावर करतात कृपादृष्टी, पुढं आणत नाही तिच्या त्या राग भवनाला. स्वतःतच गुंतून राहते, स्वतःतच गुंतून राहते, खेळत राहते फुगडी. स्वतःतच गुंतून राहते, खेळत राहते फुगडी. कधी कधी ते प्राचीन दुःखच येतंय खिडकीवर. कधी कधी ते प्राचीन दुःखच येतंय खिडकीवर. वाह। एक होता राजा, एक होती राणी. एक होता राजा, एक होती राणी, दोघही मेले, संपली कहाणी. क्वेश्चन मार्क. संपली कहाणी? अहो नाही, कहाणी इथूनच तर सुरू होते. कहाणी इथूनच तर सुरू होते आपल्या या लोकशाहीची. आपल्या या लोकशाहीची. होऊन गेलेल्या गोष्टी कधी नाही जात. होऊन गेलेल्या गोष्टी कधी नाही जात, नाहीशा होऊन जातात. पडणाऱ्या भिंतीच्या पलीकडे कुठतरी धुळीची ओढणी पांघरून. नाहीशा होऊन जातात. पडणाऱ्या भिंतीच्या पलीकडे कुठतरी धुळीची ओढणी पांघरून. असंच कुठतरी डुलक्या घेतात आठवणी. असंच कुठतरी डुलक्या घेतात आठवणी एका संपूर्ण पिढीच्या, एका संपूर्ण पिढीच्या. धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया राजा होलकुंदे जी। और मित्रों, देखिए कि स्वयं अनामिका जी कैसे अलग अलग भाषाओं में काम कर रही हैं। वे स्वयं एक बेहतरीन अनुवादक हैं, काफी किताबों के अनुवाद उन्होंने किए हैं और बहुभाषी कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। पश्चंती की भी हम चर्चा कर सकते हैं और भी उनके कुछ दूसरे उपक्रम हैं। तो अगली कविता कौन सी पढ़नी है राजा जी, आप ही बताएं। ये मरती नहीं उड़ानी।
जी जी। तो मैं मित्रों, यह भी पहले ही अंक में है, थेरियों की बस्ती से ही, मरती नहीं है उड़ाने, इसको पढ़ता हूं और बाद में राजा जी मराठी में पढ़ेंगे। और कितना अच्छा लग रहा है, ये दोनों भाषाएं संग संग चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पढ़ता हूं। मरती नहीं है उड़ाने। एक बाल थेरिन भी एक बाल थेरिन भी थेरियों के हॉस्टल में थी। एक दिन उसने कंप्यूटर पर तितली देखी और कहा, ये क्या घन चक्कर है अम्मा, तितली तो इतनी सुंदर है। फिर तितली की माफ कीजिएगा, तितली तो इतनी सुंदर है, फिर हिटलर की मूंछों को काहे तितली कट कहते थे। देखिए संवाद में कैसे इतिहास आ रहा है। ये क्या घन चक्कर है अम्मा, तितली तो इतनी सुंदर है, फिर हिटलर की मूंछों को काहे तितली कट कहते थे। बुद्ध उधर से गुजरे बुद्ध उधर से गुजरे, हंसकर कहा। बुद्ध उधर से गुजरे, हंसकर कहा, हिटलर की मूंछों का प्रतिपक्ष थी ये तितलियां। हिटलर की मूंछों का प्रतिपक्ष थी ये तितलियां। दुनिया भर की कड़क मूंछों से लोहा लेने को तैयार। इतने में दिख गई सचमुच की तितली। इतने में दिख गई सचमुच की तितली, जो इन दिनों जल्दी दिखती नहीं। और बुद्ध बोले, देखो देखो, गौर से देखो, अपने नन्हे रोशन पंखों से अंधियारा काटती हुई एक तितली उड़ रही है वहां, उड़ रही है पंख खोले हुए, एक झिलमिल उम्मीद घोर नाउमीदी के मेघायित आकाश में, घोर नाउमीदी के मेघायित आकाश में, सृष्टि के पहले आंसू की तरह कपकपा रहे हैं उस तितली के पंख। सृष्टि के पहले आंसू की तरह कपकपा रहे हैं उस तितली के पंख। इस खफीफ कंपन में भय का स्पर्श नहीं है, सिहरन है आनंद की। जो जानते हैं उड़ने वाले ही, जो जानते हैं उड़ने वाले ही। तितलियां मरती नहीं हैं, तितलियां मरती नहीं हैं, मरती नहीं है उड़ाने, मरती नहीं है उड़ाने आदमी के भीतर की। अपना आकाश सिर्फ उन्नत करना होता है, अपना आकाश सिर्फ उन्नत करना होता है, और हिम्मत करनी होती है, और हिम्मत करनी होती है पंख खोलने की, पंख खोलने की। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं इसी कविता का अनुवाद जो मराठी में किया है, उसका शीर्षक मराठी में है, मरत नाहीत भराऱ्या। उड़ाने हैं, ये भरारी लेना है। जैसे आकाश में कोई हवाई जहाज उड़ता है नीचे से, वैसा वो बहुत ऊंचाई पर जाके भरारी लेता है। जैसे इसलिए भरारी, हम लोग कहते हैं कि हवाई जहाज ने उड़ान भरी, तो हाँ, भरी, उसको भराऱ्या, झेपना जिसको बोलते हैं, जी झेपना, वैसा जी भराऱ्या। जी। मरत नाहीत भराऱ्या। एक एक बाल थेरीन ही एक बाल थेरीन ही थेरीनच्या हॉस्टेलमध्ये होती.
एक बाल थेरीन ही थेरीनच्या हॉस्टेलमध्ये होती. एके दिवशी तिनं संगणकावर फुलपाखरू पाहिलं, कम्प्युटर पे. एके दिवशी तिनं संगणकावर फुलपाखरू पाहिलं आणि म्हटलं, हा काय विक्षिप्तपणा आहे आई, हा काय विक्षिप्तपणा आहे आई, फुलपाखरू तर इतकं सुंदर आहे. मग हिटलरच्या मिशांना का म्हणून फुलपाखरू कट म्हणत होते? हा काय विक्षिप्तपणा आहे आई, फुलपाखरू तर इतकं सुंदर आहे, मग हिटलरच्या मिशांना का म्हणून फुलपाखरू कट म्हणत होते? बुद्ध तिकडून गेले. बुद्ध तिकडून गेले, हसून म्हणाले, हिटलरच्या मिशांची प्रतिस्पर्धी होती ही फुलपाखरं. हिटलरच्या मिशांची प्रतिस्पर्धी होती ही फुलपाखरं. जगभरातल्या ताठ मिशांशी युद्ध करायला तयार. एवढ्यात दिसलं खरं खुरं फुलपाखरू. एवढ्यात दिसलं खरं खुरं फुलपाखरू, जे हल्ली लवकर दिसत नाही. आणि बुद्ध म्हणाले, पहा पहा, लक्षपूर्वक पहा, आपल्या इवल्या प्रकाशमान पंखानी काळोख कापत एक फुलपाखरू उडत आहे तिकडं. आपल्या इवल्याशा प्रकाशमान पंखानी काळोख कापत एक फुलपाखरू उडत आहे तिकडं. उडत आहे पंख पसरून एक लुकलुकणारी आशा, उम्मीद. उडत आहे पंख पसरून एक लुकलुकणारी आशा. दाट निराशेच्या मेघाच्छादित आकाशात, दाट निराशेच्या मेघाच्छादित आकाशात सृष्टीच्या पहिल्या आसवासारखी थरथरत आहेत त्या फुलपाखराचे पंख. थरथरत आहेत त्या फुलपाखराचे पंख. त्या हलक्याशा कंपनात भीतीचा स्पर्श नाहीये. भीतीचा स्पर्श नाहीये, थरथर आहे आनंदाची. ते समजू शकतात फक्त उडणारेच. फुलपाखरं मरत नाहीत भराऱ्या माणसाच्या आतल्या. फुलपाखरं मरत नाहीत भराऱ्या माणसाच्या आतल्या. स्वतःच आकाश फक्त उंच करायचं असतं. स्वतःच आकाश फक्त उंच करायचं असतं आणि हिम्मत करायची असते पंख उघडण्याची. आणि हिम्मत करायची असते पंख उघडण्याची. धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। मित्रों, हम लोग राजा होलकुंदे जी से टोकरी में दिगंत में संकलित कविताओं के मराठी अनुवाद को सुन रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं उस संग्रह के कवर को भी यहाँ पर रखना चाहता हूं। एक बेहद चिर परिचित कविता संग्रह अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। तो ये बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि इसे भी हम लोग दिखाते रहें, अच्छा लगता है। आगे बताएं राधा जी कि अब हम लोग संभवतः दूसरे अंक की ओर बढ़ेंगे। हाँ, दूसरे अंक में वापसी नाम की जो कविता है। जी, तो मित्रों, हर अंक से हमने 2-2 कविताएं ली हैं। 3 अंकों से 2-2 कविताएं, कुल 6 कविताएं हिंदी और मराठी में पढ़ी जा रही हैं। एक और कविता दूसरे अंक से पढ़ रहा हूं। ए मुजफ्फरपुर नगरी है सखियों, अंक 2 से, और कविता का शीर्षक है वापसी। सुनिएगा, वापसी। उन्होंने कहा, हैंड्स अप, एक एक अंग
फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। उन्होंने कहा हैंड्स अप, एक एक अंग फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में क्या मिला उन्हें? थोड़े से सपने मिले और चांद मिला। सिगरेट की पन्नी भर, सिगरेट की पन्नी भर, माचिस माचिस भर उम्मीद, एक अधूरी चिट्ठी भी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी। एक एक अभेद्य लिपि में अपनी धरती को, एक अभेद्य लिपि में अपनी धरती को, हेलो हेलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बने गोल गोल घूमे हम कब तक, कोल्हू का बैल बने गोल गोल घूमे हम कब तक, आओ आओ अगिन बान सा छूटे ग्रहपथ से दूर। उन्होंने वह चिट्ठी मरोड़ी, उन्होंने वह चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोंच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से लगातार खोद रही हूं, अपनी कलम से लगातार खोद रही हूं, तब से काल कोठरी में सुरंग। एक तरफ से तो खुद भी गई, एक तरफ से तो खुद भी गई है वो पूरी, ध्यान से जरा झुककर देखो, ध्यान से जरा झुककर देखो, दिख रही है कि नहीं दिखती पहली रोशनी, दिख रही है कि नहीं दिखती दिख रही है कि नहीं दिखती पतली रोशनी, और एक खुली खिली घाटी। वो कौन है, वो कौन है कोहरे से घिरा? क्या हबीब तनवीर बुंदेली लोकगीत छीलते तराशते तरकश में डालते? क्या हबीब तनवीर बुंदेली लोकगीत छीलते तराशते तरकश में डालते? नीचे नीचे कुछ बह भी रहा है, नीचे कुछ बह भी रहा है, क्या कोई छुपा हुआ सोता है? क्या कोई छुपा हुआ सोता है? सोते का पानी, सोते का पानी हाथ बढ़ाने को उठता है, सोते का पानी हाथ बढ़ाने को उठता है, और ताजा खुदी इस सुरंग के उस पार से दौड़ी आती है हवा, और ताजा खुदी इस सुरंग के उस पार से दौड़ी आती है हवा। कैसी कैसी खुशनुमा कनकनी है घास की हर नोक पर, कैसी खुशनुमा कनकनी है घास की हर नोक पर। और मित्रों, प्रसंगवश यह बात बतलाता चलूं, आप में से कई लोग जान रहे हैं, कुछ एक जगहों पर हबीब तनवीर जी पर आज कार्यक्रम भी हुए हैं, क्योंकि आज ही उनका जन्म दिवस है। 1 सितंबर 1923 को हबीब तनवीर जी पैदा हुए थे। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि, अभिनेता, कई विधाओं में उनकी महारत रही, और संयोग देखिए कि 2023 यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। और
आज ही के दिन, जैसा कि मैंने कहा, 1 सितंबर को उनका जन्मदिन भी है। जी राजा होलकुंदे जी। हाँ जी, हाँ जी। ये वापसी जो कविता है उसको मराठी में कहते हैं कि परत येणे, परत येणे। परत येणे ये दो अलग अलग शब्द है। वो दो अलग शब्द को एक शब्द बनाया है, परतन, वापस आना, परतन। त्यांनी म्हटलं हँड्सअप, त्यांनी म्हटलं हँड्सअप, एक एक अवयव तोडून माझा त्यांनी तपासलं, एक एक अवयव तोडून माझा त्यांनी तपासलं, माझ्या तपासात काय मिळालं त्यांना, माझ्या तपासात काय मिळालं त्यांना, थोडीशी स्वप्न मिळाली आणि चंद्र मिळाला, थोडीशी स्वप्न मिळाली आणि चंद्र मिळाला, सिगारेटचं बेगड भरून, आगपेटी भरून आशा, एक अर्धवट पत्र ज्याला ते उलगडू शकले नाहीत, डिकोड नाही कर सके, एक अर्धवट पत्र ज्याला ते उलगडू शकले नाहीत, कारण ते सिंधू घाटी सभ्यतेच्या वेळी मी लिहिलं होतं, एका अभेद्य लिपीत, जिसको भेद नहीं सकते, एका अभेद्य लिपीत स्वतःच्या धरतीला, एक अर्धवट पत्र ज्याला ते उलगडू शकले नाही, कारण ते सिंधू घाटी सभ्यतेच्या वेळी मी लिहिलं होतं एका अभेद्य लिपीत स्वतःच्या धरतीला, हॅलो हॅलो धरती, कुठंतरी चल धरती, घाण्याचा बैल होऊन गोल गोल फिरत राहायचं कधीपर्यंत आपण, कोलू का बैल हो, घाण्याचा बैल होऊन गोल गोल फिरत राहायचं कधीपर्यंत आपण, ये अग्निबाणासारखं सुटूया घराच्या रस्त्यापासून दूर, ये अग्निबाणासारखं सुटूया घराच्या रस्त्यापासून दूर, त्यांनी चुरगाळलं पत्र, मरोड दिया, त्यांनी चुरगाळलं पत्र आणि मला कोंबलं काळ कोठडीत, स्वतःच्या लेखणीनं सतत खोदत आहे तेव्हापासून काळ कोठडीत सुरुंग, एका बाजूनं तर खोदला गेलाय तो पूर्ण, एका बाजूनं तर खोदला गेला आहे तो पूर्ण, लक्षपूर्वक थोडं वाकून पहा, दिसत आहे की दिसत नाही विरळ प्रकाश, एका बाजूनं तर खोदला गेला आहे तो पूर्ण, लक्षपूर्वक थोडं वाकून पहा, दिसत आहे की दिसत नाही विरळ प्रकाश, आणि एक उघडी फुललेली दरी, एक उघडी फुललेली दरी, तो कोण आहे, तो कोण आहे धुक्यानं घेरलेला, हबीब तन्वीर, बुंदेली लोकगीत काटत छाटत भात्यात घालत, कोण आहे तो धुक्यानं घेरलेला, हबीब तन्वीर, बुंदेली लोकगीत काटत छाटत भात्यात घालत, खाली काही वाहतही आहे, खाली काही वाहतही आहे, एखादा लपलेला झरा आहे की काय, एखादा लपलेला झरा आहे की काय, झऱ्याचं पाणी हात पुढं करायला उठतंय, आणि नुकतंच खोदलेल्या या सुरुंगाच्या पलीकडून पळत येतंय वारं, हा कसला आल्हाददायक कोमटपणा आहे गवताच्या प्रत्येक टोकावर, हा कसला आल्हाददायक कोमटपणा आहे गवताच्या प्रत्येक टोकांवर, घास की हर एक नोक पर। बहुत खूब। और देखिए मित्रों, किस तरह से हम लोग एक एक करके इसे कोशिश कर रहे हैं भाषाओं की इस भाईचारे को आप सभी के साथ साझा करने की। अच्छा लगता है, अनुवादकों का महत्व कितना है यह तो कहने की जरूरत नहीं। एक बार चंद्रकांत जी देवतालय तो अब नहीं रहे,
उज्जैन में मैं जब उनके घर पे गया था चंद्रकांत जी देवता लेके, तो उन्होंने कहा था कि भाई मराठी तो हमारी मौसीली भाषा है, ये मौसी की तरह है हमारे लिए। जी। और ये कह के उन्होंने मराठी के जो संत है तुकाराम महाराज, वो तुकाराम के अभंगों का उन्होंने मराठी में जो थे उसका हिंदी में अनुवाद किया। ये वाह। मौसीरी भाषा है बोल के चंद्रकांत देवताली जी ने, और जी उसकी जी किताब भी निकली है। जी। मेरी मुलाकात है उनसे उज्जैन में, एक हाँ ही हाँ बार मुलाकात हो पाई। हाँ हाँ एक किसी कार्यक्रम की श्रृंखला में, मतलब एक दो दिनों की वह मुलाकात रही। हाँ 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 बाद में उज्जैन दोबारा भी जाना हुआ, मगर तब विलंब से जाना हुआ, तब तक वे गुजर चुके थे। मगर वह हाँ जी भेंट हाँ जी बड़ी जीवंत रही, और काफी घंटों की भेंट और बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनके साथ उज्जैन में हाँ ही। जी हाँ जी हाँ हाँ। जी जी। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, और अब किस कविता की ओर बढ़ें? ये बाजार की आचार संहिता। मंडी। मंडी की मंडी की आचार मंडी। संहिता। जी हाँ जी। मंडी। मित्रों, मंडी की आचार संहिता, कोई लेखक, कोई जो एक सरल ढंग से कैसे कोई लेखक अपनी बात कह जाता है, फिलहाल जिस तरह की परिपाटी है या जिस तरह की विसंगतियां हैं, उस पर धीरे से कटाक्ष कर जाता है। मंडी की आचार संहिता ऐसी ही एक कविता है। बहुत धीमे से अनामिका अपनी बात वहां रख देती है, और जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उन्हीं को अपने ढंग से रखते हुए, कई बार जब हम लोग मिथ पर बात करते हैं, और ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने मिथ पर अच्छा काम किया है, स्वयं निर्मल वर्मा ने काफी काम किया है मिथ पर, कई आलेख हैं उनके, कई वक्तव्य हाँ हैं। जी हाँ जी, जी और कई ऐसे सर्जक भी हैं जो मिथ को लेकर लिखते रहे हैं कहानियां, कविताएं। हाँ तो वहां रिवर्सल ऑफ मिथ भी है, मिथ को पलट देते हैं। किसी खलनायिका को नायिका बना देंगे, किसी नायक को खलनायक बना देंगे, इस तरह से रिवर्सल ऑफ मिथ। तो आज के साथ उसको जोड़ने का उपक्रम हर लेखक अपने अपने ढंग से करता है। तो मंडी की आचार संहिता में मिथ की बात तो नहीं है, लेकिन जो कहावतें और मुहावरे बिल्कुल हमारे साथ रचे बसे हैं, उन्हीं के माध्यम से बाजारवाद, तदर्थवाद, उपभोक्तावाद को किस तरह से अनामिका उठाती हैं इस कविता में, सुनिएगा। मंडी की आचार संहिता, जो बाजार है, जो मंडी है, उसकी आचार संहिता, यह शीर्षक ही जो है अपने आप में एक गहरे व्यंग बोध को छुपाए हुए है। मंडी की आचार संहिता, जहां मुनाफा ही आचार संहिता है, वहां कोई और आचार संहिता भला क्या होगी? बस। हाँ जी हाँ लेकिन फॉर्मेलिटी कैसे निभानी है, वह औपचारिकता कैसे निभानी है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो या किसी मूल्य को लेकर हो, हाँ जी तो बस इतने में ही वह पूरी कविता बन जाती है, कविता खिल जाती है। मंडी की आचार संहिता पढ़ता हूं। शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से भी उसमें फंसना नहीं। ऋषि ने सिखाया था जंगल के तोतों को, और तोते पूरे मन से रटते हुए यह चेतावनी फंस गए थे जाल में। हम लोग जाल और कबूतर की कहानी भी पढ़े हुए। यहाँ रचनाकार ने तोते को रखा है, और तोते पूरे मन से रटते हुए यह चेतावनी फंस गए थे जाल में। अब ये हुआ है, ये तो उस समय की बात थी, अब उसको आज से जोड़ना है, बस यही कविता है। अब ये हुआ है कि गाता है महाजाल,
तब जाल था, आज महाजाल है। अब ये हुआ है कि गाता है। देखिए किन बारीकियों में समय को बिल्कुल समय के बदलाव को अभिव्यक्त किया गया है, या समय के दो अलग अलग खंडों को सिर्फ कुछ एकाध उपसर्ग लगा करके या एकाध शब्दांश लगा करके उसको परिलक्षित करवाया गया है। वहां जाल है, यहां महाजाल है। मतलब आज का बाजारवाद, आज की मंडी कितनी विशद है, कितनी भयानक है। अब ये हुआ है कि गाता है महाजाल, सुंदर चेतावनियां, जैसे जैसे कि सिगरेट का डब्बा नन्हे नन्हे अक्षरों में समझाता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य की खातिर ठीक नहीं। अहिंसा परमो धर्म, गाती है बिल्ली, 80 चूहे खाकर हज को चली। 80 चूहे खाकर हज को चली। राजा होलकुंदे जी। हाँ जी, धन्यवाद। यहाँ उसी कविता का मराठी में अनुवाद है। बाजाराची आचारसंहिता, बाजाराची आचारसंहिता, शिकारी येईल, शिकारी येईल, जाळं पसरवेल, दाना टाकेल, चुकूनही त्यात फसायचं नाही, ऋषींनी शिकवलं होतं. शिकारी येईल, जाळं पसरवेल, दाना टाकेल, चुकूनही त्यात फसायचं नाही, ऋषींनी शिकवलं होतं जंगलातल्या पोपटांना. आणि पोपटांनी अगदी मनपूर्वक हा इशारा घोकूनही फसले होते ते जाळ्यात. आणि पोपटांनी अगदी मनपूर्वक हा इशारा घोकूनही फसले होते ते जाळ्यात. आता असं झालंय की गातय महाजाल. आता असं झालंय की गातय महाजाल, सुंदर इशारे, जसं की सिगारेटची डबी छोट्या छोट्या अक्षरात समजावते, सिगारेट ओढणं आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. जसं की सिगारेटची डबी छोट्या छोट्या अक्षरात समजावते, सिगारेट ओढणं आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. अहिंसा परमो धर्म, गातय मांजर. अहिंसा परमो धर्म, गातय मांजर. 80 उंदरं खाऊन हजला निघालय, 80 उंदरं खाऊन हजला निघालय. धन्यवाद, थैंक यू. ये कविता यहीं पे खत्म होती है। जी जी बिल्कुल। हाँ। और अब अगली कविता, और इस मुझे लगता है कि हम लोग इस संग्रह के तीसरे की ओर भी बढ़ चले। हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों, टोकरी में दिगंत संग्रह की बात कर रहे हैं। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014। इस समग्र इस पूरे काव्य संकलन का अनुवाद राजा होलकुंदे जी ने किया है। कुछ और बात करें उसके पूर्व राजा जी हमें यह भी बताएं कि किस तरह की चुनौतियां आई, कितना समय लगा, और अनुवाद की आप क्या प्रविधि अपनाते हैं। जी हाँ जी, ये किताब जब मुझे साहित्य अकादमी ने दी थी, मैंने कि पहले तो पूछा था कि भाई करोगे या नहीं करोगे। किताब मेरे पास जी, ये कब की बात है? एक साल पहले की बात है। एक करीब इसको करने में मुझे 9-10 महीने लगे। बहुत सारे ऐसे शब्द थे इस अनुवाद करते समय जो मुझे दिक्कतें आई, कि जो उधर उत्तर प्रदेश या बिहार के मुजफ्फरपुर से डायलेक्ट्स की थी भाषाएं, बोली भाषाएं थी, उसके शब्दों को तो मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कई डिक्शनरियां भी देखी, उसमें भी वो शब्द नहीं थे।
फिर मैंने अनामिका जी को फोन किया कि भाई, उनको तो पहले से ही फोन किया था कि काम तो कर रहा हूँ अनुवाद का। तो जब उनकी शायद माँ जी उनके बीमार थी, ऐसा फोन पे उन्होंने बताया था, मैंने बोला कि बात नहीं करूंगा, फिर आपका समय नहीं लूंगा। फिर मैंने एक ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाई और वो लिस्ट बनाकर मैंने उनको भेज दिया। फिर उनको मैंने बोला कि भाई, ये जो बोली भाषा से या उधर के कुछ भोजपुरी से या ब्रज भाषा से या खड़ी बोली से आए शब्द है, उसको प्रमाण हिंदी में उसमें आप मुझे। उसमें जी, उसमें अंगिका भी है, अंगिका भी है। हाँ, अंगिका भी है। तो वो सब शब्दों को प्रमाण हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? कुछ रामायण की, कुछ महाभारत की, या कुछ संस्कृत श्लोक की भी उन्होंने इसके अंदर कुछ उदाहरण दिए हैं। वो तो मैंने देखा, किया। कुछ तुलसी रामायण की भी बातें इसमें है। तो वो सब उनको पूछने के बाद उन्होंने बोला कि भाई, मैं ये लिख कर देना तो मुमकिन नहीं है, हम फोन पर बात करेंगे। मैं बोला ठीक है, आप एक एक शब्द का मुझे बताइए, मैं लिख लूंगा, बाद में वो करूंगा। ये दिक्कतें थी। और दूसरी बात ये थी कि भाई, ऐसी उतनी दिक्कतें इसलिए नहीं आई कि बुद्ध के विचारों से या थेरी गाथा तो मैंने पहले पढ़ी थी। उसके अंदर जो कहानियां हैं थेरी गाथा की, वो कहानियों के रेफरेंस या संदर्भ भी इस कविता में वहां बहुत जगह पे है। खाली देखना ये था या सोचना ये था। वो थेरी गाथा बुद्ध के जमाने की थी, मगर इन्होंने उस थेरी गाथा का मेटाफर आज के वर्तमान स्त्रियों के बारे में या स्त्रीवादी आंदोलन के बारे में जो भी कुछ लिखा है, वो चेक करके इस कविता को आज के वर्तमान इसमें लाना, मराठी में जो बिहाइंड द मीनिंग होता है हर शब्द का, कि पीछे का जो अर्थ है, वो लाना जरूरी था। उसके लिए मुझे बहुत दिन लगे, करीब करीब 8-9 महीने में ये करता रहा, खाली एक ही किताब। इसके पहले मैंने एक किताब ली थी नीलेश रघुवंशी जी की, एक कस्बे के नोट्स। उस किताब का भी पूरा मैंने अनुवाद किया था, मगर जो दोबारा देखना होता है कि कहाँ कहाँ कुछ समस्याएं आई है, वहां पे भी बहुत सारी समस्याएं थी। वहां बुंदेली शब्द बहुत ज्यादा थे। वो नीलेश जी को भी मैंने जैसे पूछा था, वैसे इनको भी पूछ के ये सब बातें किया मैंने। और कुछ जहां जहां मुझे दिक्कतें आई, वहां जो हिंदी के बहुत अच्छे से, हिंदी जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, संस्कृत जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, भोजपुरी या अवधी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी फोन पर उनके पते निकाल कर या फोन नंबर निकाल कर मैंने पूछ के ये अनुवाद पूरा किया। और मुझे लगता है ये बहुत ठीक हो गया है, क्योंकि अकादमी से मुझे फोन आया था कि 2-3 खाली गलतियां हैं, वो हम लोग सुधार लेंगे, बाकी किताब छपने को भेज रहे हैं। वाह, तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा। शुभकामनाएं, बहुत बहुत हाँ शुभकामनाएं। हाँ और ये जो किताबें, खैर साहित्य अकेडमी की तो अपनी योजना है और हाँ बड़ी योजनाएं हैं, खासतौर से जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृतियां हैं उनकी भी कई हाँ भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में कराते हैं। हाँ आप जो इतर करते हैं दूसरे प्रकाशकों की किताबों के, वाणी के या किन्हीं और के, तो हाँ वो जो लेखक हैं, ख्यात हाँ लेखक हैं, तो उनका जब हिंदी में अनुवाद होता है, मराठी में अनुवाद होता है, तो हाँ। कैसा रिस्पॉन्स रहता है मराठी पाठकों के बीच? किस तरह, कभी कोई कार्यक्रम हुआ या कोई चर्चा परिचर्चा हुई, पाठकों के कैसे कैसी प्रतिक्रियाएं आई, कुछ ये भी बताएं, कुछ ऐसे कोई नहीं अनुभव भी नहीं। साझा करें। हाँ, वो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं होती है। देखिए, अभी विष्णु खरे जी से मेरी कई मुलाकातें भी हो चुकी है। उनके कविताओं का भी अनुवाद मराठी में हुआ है। हमारे एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, आदरणीय चंद्रकांत जी पाटिल, उन्होंने उनका किया था। देवताले का भी उनका किया था उन्होंने। ये सारी किताबें ऐसा हाथों हाथ बेची जाती है। लोगों को अब मराठी कविता से अच्छा हिंदी कविता पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी कविता में जो एक पॉलिटिकल टच रहता है, वो मराठी कविता में कम रहता है। शायद रहता है कुछ कवियों में कुछ अपवाद तो होते ही है। और हिंदी कविता हिंदी में भी पढ़ी जाती है बहुत सारी, मगर मराठी में आने के बाद ज्यादा अच्छी पढ़ी जाती है, इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी हिंदी जो यूपी में बोली जाती है,
मध्य प्रदेश में बोली जाती है, दिल्ली साइड में बोली जाती है, बनारस में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। हर तरह की हिंदी, अलग अलग टोन की हिंदी है, अलग अलग शब्द उसमें होते हैं। और मराठी जो पाठक है, उसको ये पूरी स्टेट की, अलग अलग स्टेट की हिंदी की जानकारी और शब्दों की जानकारी नहीं है। तो हिंदी में, हिंदी का जो मराठी में अनुवाद होता है तो बिकता है। अभी जो मैंने कुमार अंबुजी का किताब किया था 111 कविताओं का, और वैसे कविता की बिक्री तो हर भाषा में एक बहुत कम है कविता संग्रह की, फिर भी हमने 500 प्रतियां निकाली थी। अब मेरे पास सिर्फ 3 प्रतियां बची है जो अपने लिए मैंने बचा कर रखा है। इतनी सारी हाथों हाथ बिक गई। वाह। प्रकाशक अच्छा, कौन? आपकी ये आपकी किताबों के प्रकाशक कौन है? ये वर्ण मुद्रा प्रकाशन है। ये नागपुर के नजदीक रहते का प्रकाशन है। उन्होंने छापा था 500 किताब, 500 प्रतियां छपी थी कापी उसके। तो अभी मेरे पास 3 या 4 होंगे, 4 भी नहीं होंगे, मगर 3 तो मैंने संभाल कर रखा है। अभी उन्हीं का दूसरा जो है, जो अभी परसों उनका एक कहानी संग्रह भी आया है, कुमार अंबुजी का, मजाक नाम का। उसका भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लिया नहीं हाथ में, मगर करूंगा जरूर। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग तीसरे अंक की ओर हैं। हाँ, तीसरे अंक की ओर 2 कविताएं बची है जी। पढ़ने के चलो लिए। दिल्ली, चलो दिल्ली, नहीं, हाँ वैशाली एक्सप्रेस 2009, जो तीसरा और अंतिम अंक है इस हाँ संग्रह हाँ का। हाँ इसमें से 2 कविताएं पढ़ेंगे। तो हाँ पहली कविता महानगर में अम्मा है। हाँ हाँ। इसको पढ़ता हूं हिंदी में, फिर हम्म। राजा जी उसे मराठी में पढ़ेंगे। मराठी में। हाँ महानगर में अम्मा पढ़ता हूं। हाँ हाँ जी। जी। पढ़ रहा हूं मैं। बीच में थोड़ी सी इस एक थोड़ा सा एक, कई बार एक विजुअल आवश्यकता भी होती है कि कुछ उसके दृश्य पटल को थोड़ा सा बदला जाए, उसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाए। तो फिलहाल हम इस संग्रह को ही बीच बीच में दिखला रहे हैं, टोकरी में दिगंत को। जी, पढ़ता हूं। महानगर में अम्मा। पिंजरे की मैना थी गांव में मां, पिंजरे की मैना थी गांव में मां, पिंजरा यहां भी है लेकिन बड़ा है। अब देखिए, उस कविता को याद कीजिए राजा जी, हाँ जी। कि वहां जाल, जो कहानियों का जो में जो वर्ण जाल है, जो हाँ हाँ पहले के समय का जाल है, और आज बाजार, बाजार, मॉल, और हाँ इतने बड़े बड़े होटल, देश में भी विदेशों में भी, कि आप खो जाएं, हाँ और सचमुच लोग खो जाते हैं। हाँ मैं जी। हाँ जी। स्वयं, मैं मुझे याद है कि मलेशिया में एक होटल में था, इतना विशाल, इतना बड़ा, कि मुझे लगा कि हाँ हम मिल जाएंगे। बस मैं कुछ देर के लिए टॉयलेट गया और बच्चे हाँ आगे बढ़ गए, सब परिवार सहित था। बहुत हाँ। मुश्किल आई, भटकता रहा, और एक ही नंबर जो है वो संयोग से एक्टिवेटेड था। तो बहुत अच्छा जी, मुश्किल अच्छा से जी। फिर हम मिल पाए। बड़ा, अच्छा जी। बहुत बड़ा अहाता मलेशिया के उस होटल का। ऐसे हो। ऐसी कितनी इमारतें, ऐसे कितने बाजार पूरे विश्व में हैं। हाँ जी। भारत हाँ। में भी कई बड़े बड़े मॉल हैं, आप जानते हैं। तो वहां हम्म। जाल और महाजाल की बात थी, यहाँ पिंजरे की बात है। लेकिन जब गांव में थी माँ तो पिंजरा छोटा था, अब जब शहर में है तो उसका आकार बहुत बड़ा है। पढ़ता हूं। पिंजरे की मैना थी गांव में माँ, पिंजरा यहां भी है लेकिन बड़ा है। सिंखचों से, सिंखचों से देखती है वो बाहर की दुनिया, फेरी बालों से बतियाती है कभी कभी। भाषा तो वे भाषा तो वे भी नहीं समझते उसकी, लेकिन
लेकिन पूरबीय हैं, लेकिन पूरबीय हैं। और पूरबियों की गपशप में भाषा कहाँ आती है आड़े। एक भी शब्द बिना समझे वे बतिया लेते हैं, खड़े खड़े दुनिया के सब दुख सुख। कभी कभी उनसे बतियाती हुई मां मुझको लगती है छोटी मीनी काबुली वाला कहानी की। कभी कभी उनसे बतियाती हुई उन फेरी वालों से जब मां बतिया रही है, कभी कभी उनसे बतियाती हुई मां मुझको लगती है छोटी मिनी काबुली वाला कहानी। तो एक दृश्य में पूरी कविता नाम का संभव कर देती हैं और टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबुली वाले के चरित्र को भी ले आती हैं, छोटी मिनी को ले आती हैं। और महानगरों में जहां की यांत्रिकता है, पिंजरा उसी का एक प्रतीक है। हम अपने अपने घरों में कैद हैं। अगर वे हमारे घर बड़े भी हैं, फ्लैट बड़ा भी है, तो एक जो औपचारिकता की जो दीवार खड़ी हो गई है, कई कई दीवारें खड़ी हो गई हैं जिनमें आपस में संवाद नहीं है। तो ऐसे में आस पड़ोस के लोगों से संवाद हो या ना हो, कई बार आधुनिकता या संभ्रांतता के नाम पर भी हम लोग संवाद से परहेज करते हैं। कभी यहां भी जा रहा है कि चाहे आसपास के पड़ोसियों से बात हो ना हो, मगर जो फेरी वाले हैं, जो बिल्कुल हाशिए के लोग हैं, जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, अगर हम में संवाद की उत्सुकता है और हम कहीं और नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनसे करेंगे। और अभी जो बात राजा होलकुंदे जी ने की कि शब्दों की जो बेड़ियां हैं, बेड़ियां इसलिए कि कई बार हमें उसके अर्थ समझ में नहीं आते, तो उसके लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। हमारे अंदर भाव हो, हमारे अंदर उत्साह हो, हमारे अंदर लगन हो, तो वे सारी सीमाएं टूट जाती हैं, जैसा कि राजा होलकुंदे जी ने किया। कभी ये कहिए कि जो जहां की जो अंगिका की बात कर रहा हूं, मुजफ्फरपुर की जो बोली है अंगिका, और जो दूसरे शब्द आए हैं, मैथिली के भी कुछ शब्द हैं अनामिका जी के यहाँ, तो उससे जूझते हैं। कभी बुंदेलखंडी शब्दों से भी जूझते हैं, मगर जूझते हैं। और क्या रस लेकर राजा होलकुंदे जी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, यह कितना मजेदार है। यह अनुवाद कहीं से यांत्रिक नहीं है। अनुवादक सिर्फ काम नहीं कर रहा है, अनुवादक उसको एंजॉय कर रहा है। जब यह भाव आ जाएगा कि हम अनुवाद को एंजॉय करेंगे, तो फिर उसका मजा भी कुछ और है, स्वयं अनुवादक के लिए और पाठकों के लिए भी। तो खैर यह कविता पूरी होती है महानगर में अम्मा। अब हम इसका मराठी वर्जन सुनेंगे राजा जी से। हाँ जी, अभी मैं एक कविता पढ़ने से पहले सिर्फ एक दो सेंटेंस इसके बारे में बताऊंगा कि महानगर में अम्मा, ये जो कविता है, महानगरात आई, तो पहले और दूसरे पंक्तियों में जो पिंजरा है, वो पहले पंक्ति में गांव का पिंजरा है, छोटा है। दूसरा पिंजरा है शहर का, जो बड़ा है। बात ऐसी है कि जो माँ है वो पहले गांव में थी, तब भी पिंजरे में है, अब शहर में आई है तो यहां भी पिंजरे में है। वहां छोटा था, यहां बड़ा था। पिंजरे से बाहर वो नहीं आई है। मतलब जो उनके पैरों में, उनके ख्यालों को, पैरों को जो बेड़ियों में जकड़ा गया है औरतों को, चाहे वो माँ हो, बहन हो, या कोई भी स्त्री हो, वो उसको पिंजरे में ही रखने की जो एक बोलते पुरुष सत्ता का जो ये चलता है, वो इस कविता में है। फिर भी वो कोशिश करती है बाहर के दुनिया को झांकने की,
बाहर के लोगों के साथ गपशप करने की, उसको भाषा नहीं आती है, फिर भी वो कोशिश करती है। और ये जो लास्ट में काबुली वाला कथा की जो मिनी है, वो कैसी है? वो छोटी लड़की है। छोटी लड़की जब आती है तो उसके अंदर जो एक एंग्शियसनेस होता है, एक कौतूहल होता है, उसके लिए वो मेटाफर है। देखिए, जी, मैं मराठी में पढ़ता हूँ। क्योंकि क्योंकि जो उम्र जो है, उम्र कहीं ना कहीं औत्सुक्य को उम्र के साथ औत्सुक्य जब उसका भाव जब जुड़ जाता है उम्र के साथ, तो उम्र पीछे छूट जाती है। जो उत्सुकता है, जो हाँ हाँ बाल औत्सुक्य है किसी हाँ हाँ वृद्धा में या किसी वृद्ध में, वह खास है। और अनामिका जी की जो कोई भी कविता है ऐसी परतदार है कि उसकी हाँ, अलग अलग व्याख्याएं संभव हैं। मैंने अलग संभव। तरीके से देखी, राधा जी अलग तरीके से देख रहे हैं। जी स्वागत। हाँ हाँ। महानगरात आई, महानगर में अम्मा, महानगरात आई, आई पिंजऱ्यातली मैना होती गावात, आई पिंजऱ्यातली मैना होती गावात, पिंजरा इथंही आहे पण मोठा आहे, पिंजरा इथंही आहे पण मोठा आहे, गजातून, खिडकीच्या गजातून पाहते ती बाहेरचं जग, गजातून पाहते ती बाहेरचं जग, फेरीवाल्यांबरोबर गप्पा मारते कधी कधी, फेरीवाल्यांबरोबर गप्पा मारते कधी कधी, भाषा तर त्यांनाही समजत नाही तिची, हा प्रश्न आहे। भाषा तर त्यांनाही समजत नाही तिची, पण पूर्वेकडचे आहेत, आणि पूर्वेकडच्यांच्या गप्पात भाषा कुठं येते आड, एकही शब्द न समजता ते बोलतात उभ्या उभ्या जगाची सगळी सुखदुःख, पण पूर्वेकडचे आहेत ते, आणि पूर्वेकडच्यांच्या गप्पात भाषा कुठं येते आड, एकही शब्द न समजता ते बोलतात उभ्या उभ्या जगाची सगळी सुखदुःख, कधी कधी त्यांच्याशी गप्पा मारताना आई मला वाटते लहान मिनी काबुलीवाला कथेतली, आई मला वाटते लहान मिनी काबुलीवाला कथेतली। ठीक है जी, जी धन्यवाद। जी। और अब अंतिम कविता इस हाँ जी। अंक की, नमक। मित्र लोग जान रहे हैं कि मैं पूर्व में भी इस कविता का पाठ कर चुका हूं, इसी एकाग्र में, नमक कविता का। मगर एक बार चूंकि आज इसका मराठी अनुवाद हम सुनेंगे राजा होलकुंदे जी से, एक बार पुनः पढ़ रहा हूं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता नमक, और वैसे ही तीखी नमक, जिस नमक की बात की गई, जिस तेज की बात की गई है कविता में, वह तेज भी है। सुनिएगा। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। अब यहां से पहले ही वाक्य से कविता बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाती है। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है, पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है, और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से। जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर, संयोग कहिए या जो कहिए कि हम लोगों ने ऐसी घटनाएं अपने घरों में देखी हैं, पड़ोस में देखी हैं। मैं 10वीं तक गांव में रहा हूं राजा अच्छा होलकुंदे जी, तो अच्छा जी, अच्छा अपने जी। घरों में हमने ऐसी घटनाएं आम देखी हैं। दुखद हैं मगर सच हाँ हैं। कभी उसी को रख रहा है। जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर, वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर,
शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं नमक, बड़ी बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत, जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरुदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया, कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। मराठी में सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छी कविता है। मीठ, नमक का अर्थ है मराठी में मीठ। मीठ दुःख आहे धरतीचं आणि त्याची चवही। मीठ दुःख आहे धरतीचं आणि त्याची चवही। धरतीचे 3 भाग खारट पाणी आहे। धरतीचे 3 भाग खारट पाणी आहे आणि माणसाचं हृदय मिठाचा पर्वत। नाजूक आहे हृदय मिठाचं, किती लवकर विरघळून जाते। नाजूक आहे हृदय मिठाचं, किती लवकर विरघळून जाते। लाजतय संकोचानं, शर्माता है, लाजतय संकोचानं। जेव्हा फेकली जातात ताट, जेव्हा फेकली जातात ताट, डाळीत मीठ कमी किंवा थोडं जास्त झाल्यावर। जेव्हा फेकली जातात ताट, डाळीत मीठ कमी किंवा थोडं जास्त झाल्यावर। ती जी उभी आहेत ना, ती जी उभी आहेत ना सरकारी कार्यालय, बादशाही मीठ पात्र आहेत। मीठ पात्र जो होता है ना ऐसा छिड़कने का, बादशाही मीठ पात्र आहेत। मोठ्या उमेदीनं शिंपडतात नेहमी आमच्या जखमांवर मीठ। ती जी उभी आहेत ना सरकारी कार्यालय, बादशाही मीठ पात्र आहेत। मोठ्या उमेदीनं शिंपडतात नेहमी आमच्या जखमांवर मीठ। ज्यांच्या चेहऱ्यावर मीठ आहे विचारा त्या बायकांना, ज्यांच्या चेहऱ्यावर मीठ आहे विचारा त्या बायकांना, किती जड जातंय त्यांना त्यांच्या चेहऱ्याचं मीठ। किती जड जातंय त्यांना त्यांच्या चेहऱ्याचं मीठ। ज्यांना मिठाची किंमत चुकवायची असते त्या कृतज्ञ माणसांबरोबर दुःखी राहतो समुद्र। ज्यांना मिठाची किंमत चुकवायची असते त्या कृतज्ञ माणसांबरोबर दुःखी राहतो समुद्र। जगात होऊ दिल्या नाहीत त्यांनी क्रांत्या, जगात होऊ दिल्या नाहीत त्यांनी क्रांत्या। दया दाखवली शत्रूंवर, दया दाखवली शत्रूंवर। गांधीजींना माहित होती मिठाची किंमत, गांधीजींना माहित होती मिठाची किंमत। आणि पेरूवाल्या मुलगी आणि पेरूवाल्या मुलीलाही। गांधीजी से सीधा अमरूद बेचने वाली लड़की के पास आती है कविता। गांधीजींना माहित होती मिठाची किंमत आणि पेरूवाली मुलगी ही। जगात काही दुसरं राहो न राहो,
जगात काही दुसरं राहो न राहो, राहील मीठ ईश्वराचे अश्रू आणि माणसाचा घाम, हेच ते मीठ आहे की ज्यामुळं स्थिर राहील हे जग, स्थिर राहील हे जग. धन्यवाद. कविता पाठ शुक्रिया राजा होलकुंदे जी, बड़ा अच्छा हाँ लगा जी आपसे यह संवाद करके और अनामिका जी की कविताओं पर आपको सुनकर, और यह जो आपने अनुवाद किया, हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि शीघ्र यह किताब मराठी में प्रकाशित हो और हम लोगों के हाथों में भी आए। हाँ जी, हाँ जी, आपका किताब छपने के बाद आपको मैं फोन लगाऊंगा, आपका एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया। और देखिए, जिस पुरुष वर्चस्ववाद की बात राजा जी कर रहे थे, वो पिंजड़े वाली महानगर में अम्मा वाली कविता में, यहाँ भी वह भाव है कि एक तरफ स्त्री दासी है, वह पुरुषों को, उसमें पति हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पुरुषों को खाना बनाकर खिला रही है, अन्नपूर्णा का काम कर रही है। लेकिन छोटी सी बात पर उंगलियां हैं, अंदाज है, नमक कम ज्यादा नमक के होने की उम्मीद हो जाती है, गुंजाइश बन जाती है, मगर उसी बात पर थाली को फेंक देना, वह जो हिंसा है, वह जो सोच है कि जो अन्नपूर्णा है वो सीधे उस श्रेणी से उतरकर दासी की बराबरी में आ जाती है। आता है, सही एक तरफ तो वह भाव है, नमक का वह एक दृश्य अनामिका लेती है, और दूसरी तरफ एक तरफ स्त्री जो अन्नपूर्णा है सचमुच में, मगर हकीकत में दासी की तरह ट्रीट हो रही है, और दूसरी तरफ जो रूप की बात की गई है, चेहरे पर नमक की, जो लावण्य है, जो रूपमती हैं, जो सुंदरियां हैं, वे कैसे भोग्या बन जाती हैं। जो पंक्ति है कि जिनके पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। एक तरफ अन्नपूर्णा को आप दासी बना रहे हैं, दूसरी तरफ अपूर्व सुंदरी को, अनिंद्य सुंदरी को, लावण्यमयी को आप सीधे बिस्तर पर ले आते हैं, भोग्या की तरह ट्रीट करते हैं। इन दोनों ही दृश्यों को एक साथ इस कविता में अनामिका रखती हैं, और कई दूसरे दृश्य तो खैर हैं ही, तमाम उसमें गांधी आते हैं, कई और चीजें हैं ही। तो एक बेहद परतदार कविता अनामिका जी की दूसरी कविताओं की तरह यह भी, और इसलिए बेहद चर्चित कविता भी। मित्रों, आज हम लोगों ने इस कड़ी में राजा होलकुंदे जी को सुना। सचमुच वे जिस भाव से और जिस धैर्य के साथ, जिस आनंद के साथ आज हमारे साथ जुड़े और इन कविताओं का पाठ किया, आनंद ही आया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे पसंद करेंगे। तो आज अनामिका जी पर एकाग्र की यह 14वीं कड़ी यहीं पर विराम लेती है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार राजा होलकुंदे। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, शुभ रात्रि। ओके सर।